नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो कि आपका जीके एंड जीएस का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो से अपने एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का स्वाधीनता संग्राम है, जिसे हमें डिस्कस करना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो पहला भाग था, इसका पहला पॉइंट था जिसे हमने पूरा कर लिया था, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। ये अपने कर चुके थे पूरा का पूरा। उसके बाद में था एनिशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, ये भी हमारा हो चुका था। इंडियन कल्चर एक्सपेंशन अब्रॉड, ये भी हमारा हो चुका था। इसके बाद में हमने शुरू किया था तीसरा पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। यहाँ तक हमने जो है सिलेबस पूरा कर लिया था। इसके बाद में हमने 1857 की क्रांति को भी देख लिया था। अब हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमें बात करनी है। हालांकि इसने तो यहाँ पर एक शब्द ही लिखा है दोस्तों, लेकिन इसमें पूरा का पूरा आधुनिक भारत है वो आ जाता है दोस्तों। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो बातें आपके लिए आवश्यक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लें। एक एक चीज़ को अपनी बड़ी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं और तैयारी के लिए आपको किसी अन्य पुस्तक या अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता न पड़े, और इसके बाद में कहीं किसी और प्रकार की क्लास लेने की भी आवश्यकता न पड़े, ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कौन सी क्लास शुरू हो रही है, कितने बजे शुरू हो गई, कोई टाइम शेड्यूल चेंज है, तो आपके प्रश्नों के जवाब आपको वहां पर मिल जाते हैं दोस्तों। साथ ही आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जो इनकी पीडीएफ्स है वो भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ ही साथ अपने टेस्ट सीरीज़ को भी वहीं पर चालू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। क्योंकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आइए देखें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, कौन सी चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। और दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अपने पढ़ते हैं, कुछ भी फालतू अपने नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, अपना फोकस वहीं पर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, एक लंबे समय तक चलने वाला भारत का प्रमुख आंदोलन था, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ में होती है। तो हमें ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब से हुई है, क्रांति की शुरुआत या राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि इससे पहले जो प्रयास शुरू हुए थे, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने अंग्रेज़ों को भी झकझोर के रख दिया था, और एक कड़ा मुकाबला उनके साथ में हुआ था दोस्तों। और उसी के स्वरूप लोगों को ये लगा भी कुछ हो भी सकता है। धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ने लगी और अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, अलग अलग संगठन बनने शुरू हो गए थे। तो एक ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जहाँ से सारा देश एक होकर के जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, और जो अंग्रेजों की दास्तां थी उससे मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर सके दोस्तों। तो इसी क्रम में जो हम अपना एक पहले मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई, उससे एक प्रकार से एक बड़ा अम्ब्रेला मिलता है, जिसके नीचे सारे आंदोलन चलते हैं दोस्तों। बहुत सारी संस्थाएं उसके बाद में बनती भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार के से वो सारी उस अम्ब्रेला के नीचे ही आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बड़ा इसका रोल अपने मानते हैं। 1885 से हम इसकी शुरुआत मानते हैं औपचारिक रूप से दोस्तों। तो दोस्तों कुछ उतार चढ़ाव इसमें आए, कभी बढ़ा कभी घटा, लेकिन ये आंदोलन जो है वो 1947 तक चलता रहा दोस्तों। कब तक चला? 1885 से 1947 तक हम इसे मान करके चलते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं, ताकि इसे समझना और याद करना जो है हमारे लिए आसान हो जाए। 3 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 चरण कह सकते हैं। ये 3 भाग क्या हैं? असल में 3 चरण ही है, जिसमें पहला चरण आता है हमारा
उदारवादी चरण, जिसे हम उदारवादियों का चरण बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड आप लेंगे 1885 से लेकर के 1905। सबसे पहले हम 1885 से लेकर के 1905 तक की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में इसका जो दूसरा चरण है वो उग्रवादी चरण माना जाता है। ये 1905 से लेकर के 1919 तक का टाइम है। कब तक पढ़ना है हमें? 1905 से 1909 तक का जो टाइम है, 1919 तक का जो टाइम है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। दूसरा चरण है जिसमें उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। तीसरा जो चरण है उसके बाद में गांधीवादी आंदोलन स्टार्ट होता है और सारे आप देखेंगे आंदोलन जो है वो इन्हीं के चारों तरफ घूमते हैं दोस्तों। तो इसलिए पूरे इस युग का नाम या इस चरण का नाम ही हम गांधीवादी चरण के नाम से पढ़ते हैं। तो ये जो तीसरा चरण आएगा वो हमारा 1919 से लेकर के 1947 तक है। इनके साथ में और बहुत सारी संस्थाएँ थी, बहुत सारी, लेकिन हम उनके इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द रहते हुए ही हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। तो इन 3 भागों में बांट करके हमें पढ़ना है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो जो हमारा पहला चरण था वो था उदारवादी चरण, जिसका समय हमने 1885 से 1905 तक माना है। और इसमें जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से स्वतंत्रता का नहीं था, वो सुधार का था दोस्तों। सिस्टम में सुधार के लिए यहाँ पर जो है कार्यवाहियाँ की जाती हैं। और इसकी जो प्रक्रिया थी, यानी इन्होंने कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी? अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन ये दिया करते थे। आज के समय जैसे आप लोग ज्ञापन देते हो ना, उसी प्रकार से ज्ञापन, प्रतिवेदन जो उस समय हमें देखने को मिलता था। तो ये इनकी प्रक्रिया थी। और इसमें मुख्य नेता के रूप में आप बात कर सकते हैं फिरोज शाह मेहता की, बदरुद्दीन तैयब की, दादा भाई नौरोजी की और गोपाल कृष्ण गोखले की। तो सबसे पहला जो हमारा चरण है दोस्तों वो कौन सा है? उदारवादी चरण, 1885 से 1905 तक। इसमें सुधारात्मक उद्देश्य के लिए कार्य किए गए और जो विधि या प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाई थी वो थी अनुरोध पत्र देना, प्रतिवेदन, ज्ञापन देना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हुआ करती थी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, मुख्य नेताओं की हमने यहाँ पर बात कर ली है जिनके विषय में हमें आगे पढ़ना है। दूसरे चरण में जब हम बात करते हैं उग्रवादी चरण में, तो ये 1905 से लेकर के 1919 तक का समय आता है। यहाँ स्वराज्य की बात आती है। यहाँ उद्देश्य बदल करके कौन से हो गए? स्वराज्य हो गए। अब हमें अंग्रेज़ों के नीचे ही सुधार नहीं चाहिए था, अब हमें स्वराज्य की आवश्यकता थी दोस्तों। और इस चरण में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो आक्रामक संघर्ष और बहिष्कार को अपनाया गया, इसीलिए अपने इसको उग्रवादी धारा के रूप में देखते हैं। यहाँ आपको नेता मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, जिनका मुख्य योगदान अपने इसके अंतर्गत मानते हैं, हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में तीसरा चरण मेरे प्यारे दोस्तों आता है गांधीवादी चरण, जो 1919 से शुरू होता है और 1947 तक चलता रहता है दोस्तों। यहाँ पर मुख्य रोल जो रहेगा महात्मा गांधी और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो सारी घटनाएं घूमती हैं। तो हमें लास्ट में महात्मा गांधी को पढ़ेंगे 1919 से लेकर के 47 तक, और सभी आंदोलन के अंदर इनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे, किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं क्लास को और एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही हैं दोस्तों। अगर आपको सच में चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने का मन होता है दोस्तों। तो चलिएगा आगे हम शुरू करें और सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस शब्द की, तो कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर ये जो हमारा कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। और इस कांग्रेस शब्द का जो अर्थ है वो है लोगों का समूह। तो कांग्रेस जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है उत्तरी अमेरिका से, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, तो 28 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 दिसंबर को बम्बई के
ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, जहाँ पर इसकी स्थापना होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे पास में प्रश्न बनता है नंबर 1 तो यही कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है, तो लोगों का समूह। कहाँ से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। स्थापना होती है 28 दिसंबर को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर होती है दोस्तों। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पहले नाम नहीं था, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको बाद में क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो इसका नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी जब इसका निर्माण हुआ, जब इसका गठन हुआ, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी, ये थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में ये बन गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो सुझाव था वो दादा भाई नौरोजी का था। इसमें जो कांग्रेस शब्द संघ के स्थान पर हम काम में लेकर के आए, इस संघ शब्द का अर्थ, इस कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, और ये जो कांग्रेस शब्द है वो हमने उत्तरी अमेरिका से लिया है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये नाम आई थिंक सभी को अच्छे से याद होगा, सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बचपन से हम इसको नाम को पढ़ते हुए आ रहे हैं। A.O. ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है इनका, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एक विदेशी व्यक्ति को ही मानते हैं, रिटायर्ड थे, ये रिटायर्ड ICS थे, A.O. ह्यूम। तो इनके द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और कांग्रेस के प्रथम सचिव भी यही रहे थे, 1906 तक ये रहे। उनकी मृत्यु जो है 1912 के अंतर्गत होती है। जब तक इनका जो है यही इसके सदस्य सचिव रहे थे दोस्तों, और कांग्रेस के द्वारा इनको A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा, आइए इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, डफरिन था, और इसी की दिमाग के ऊपर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है। बम्बई के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर जो नेता थे वो कौन थे, वकील थे और पत्रकार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बम्बई का जो पहला अधिवेशन हुआ ग्वालियर टैंक में तेजपाल कॉलेज के अंदर, जो पहला सम्मेलन हुआ, उसमें अधिवेशन हुआ, उसमें भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो उसमें नेता जो थे अधिकतर नेता वकील थे या फिर पत्रकार थे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य इस समय थे 72। यानी पहली जो सम्मेलन हुई उस पहले सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, और ये सदस्य जो थे वो वकील या पत्रकार की भूमिका को निभा रहे थे, और ये जो लोग थे वो अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व ये करने वाले थे दोस्तों। अब इसके बाद में एक विवादित मत है जिसके विषय में हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मत विवाद, या हम इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसका योगदान था इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर एक थ्योरी आती है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत ये क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये सिद्धांत कहता है कि डफरिन के निर्देश पर ही ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। पहली बात क्या, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या कहता है कि डफरिन ने निर्देश दिया, उन्हीं निर्देशों के आधार पर कांग्रेस की स्थापना हुई। अब उनका निर्देश देने का उद्देश्य क्या था, या किस भावना से इन्होंने किया, इसलिए ताकि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी रूप में उग्र रूप धारण न कर ले। अब देखिएगा दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति ने देखिएगा जो कंपनी की सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया, परिवर्तन हुआ, और जो ब्रिटिश क्राउन का जो अधिकार है वो हो जाता है, शासन उनके हाथ में आ जाता है। तब ये देखा जाता है कि डफरिन जो आते हैं कि कहीं लोगों के अंदर जो असंतोष है वो कहीं दोबारा 1857 की क्रांति की तरह हो गया, और उस समय देखिएगा सत्ता हाथ से निकलते निकलते रह गई थी, तो वो कहीं घटना दोबारा न हो जाए, तो किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दें
जिसमें लोग अपनी बातों को बता सकें, वहाँ से हमें पता भी चल सके कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो वहाँ पर हो हल्ला करेंगे, कुछ बताएंगे, तो उनका जो एक प्रकार से जैसे कुकर का सीटी होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, वो जो प्रेशर है वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से एक ऐसी संस्था बना दें, एक ऐसी कमेटी बना दें ताकि वो क्या है वहाँ पर बात हो सके। तभी आपने देखा होगा ना, अधिकतर आंदोलन होते हैं तो उसके बाद में कोई ना कोई कमेटी बनती है ना। तो अब क्या कमेटी बना दी गई है, कमेटी के माध्यम से बात हो जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह से एक प्रकार की भावना थी, ताकि जो अचानक से जो असंतोष है वो गुस्से के रूप में उग्र रूप धारण न कर ले। इसलिए इस उद्देश्य से डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कहता है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। असंतोष, अगर किसी में असंतोष है तो असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके, ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत था। और ये सिद्धांत देने वाले थे लाला लाजपत राय। इन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में ये सिद्धांत का जो है प्रकाशन किया था, वही से हम इसे मानते हैं। तो ये था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना है। तो क्या लिखते हैं लाला लाजपत राय? वो ये लिखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य को ही छिन्न भिन्न होने से बचाना था, न कि हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता दिलाना था दोस्तों। इसके बाद में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यंग इंडिया में डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को किसने बताया था? तो वो बताने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। ह्यूम की जीवनी लिखने वाले जो व्यक्ति हैं विलियम वेडरबर्न हैं, और ये लिखते हैं कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक अभय द्वीप यानी सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी बात वही कही जा रही है कि अंग्रेजों को ये डर था कि फिर से ऐसा कोई असंतोष न उभर करके आ जाए, तो इसलिए क्यों ना कोई एक ऐसा सेफ्टी वाल्व अभय द्वीप का निर्माण किया जाए जिससे वो गुस्सा जो है वो असंतोष उसके माध्यम से बाहर निकल जाए और सूचना भी मिलती रहे दोस्तों। इसी उद्देश्य के तहत जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में देखा। यानी जो सरकार की बिजली जो पड़ती है तो उसको जो ऑब्जर्व कर लेता है और करंट से बचा लेता है ना, जो तड़ित चालक होता है। कभी आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर तड़ित चालक लगा हुआ होता है। तो ये तड़ित चालक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था, ताकि वो उतना नुकसान न पहुंचे और जो अपनी बातें हैं वो भी निकल सके। तो तड़ित चालक का जो सिद्धांत है वो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं के द्वारा दिया गया। हालांकि दोनों ही बातें अपने अपने मायने में सही हैं कि कांग्रेस जो अंग्रेज थे उन्होंने तो कांग्रेस का इस्तेमाल सेफ्टी वालों के रूप में किया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने अपने इसका जो इस्तेमाल है वो भी अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया था। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की थी दोस्तों। एनी बेसेंट का मानना है कि कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 प्रमुख भारतीयों और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट वाला बनता है। स्टेटमेंट है मातृभूमि की रक्षा हेतु, कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। ये कथन किसका है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये कथन होगा एनी बेसेंट का। इसके बाद में दोस्तों रजनी पाम दत्त, ये स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अनुसार शिशु कांग्रेस की जो स्थापना है ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित एक गुप्त योजना थी। रजनी पाम दत्त ये कहती हैं कि कांग्रेस के 2 रुख थे, यानी 2 भागों में थी। एक पक्ष तो जो था इसका जन आंदोलन के खतरों के खिलाफ साम्राज्यवाद का सहयोगी था, लेकिन दूसरा पक्ष जो है राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई करने का भी था। जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो भावना है, जो राष्ट्रीयता है, उसको एकत्रित करने में, संघर्ष करने में, वो जनता की अगुवाई करने वाला भी एक पक्ष इसमें मौजूद था। यानी दोनों पक्ष हम इसके देख सकते हैं दोस्तों। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से हो गई कि एक दिन डफरिन के दिमाग में आया। हालांकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज और भी हैं, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो 1885 में अचानक से कोई नहीं हुई, उससे पहले भी बहुत सारी लैंड होल्डर्स
सोसाइटी थी, उस प्रकार की जो इंडियन एसोसिएशन है, जो अपने जमींदारा एसोसिएशन है, इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं बननी शुरू हो गई थी। हालांकि उनकी मांग अलग अलग थी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो संस्थाएं बननी शुरू हो गई थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना जो है वो भारतीय लोगों में आनी शुरू हो चुकी थी, और उनको एक आगे चल कर के एक बड़े मंच की आवश्यकता थी, और उस बड़े मंच को देने का जो कार्य है वो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण किया गया था दोस्तों। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कोई अप्रत्याशित घटना अपने नहीं मानते हैं, बल्कि 1860 और 1870 का जो दशक है उसमें भारतीयों में जो राजनीतिक चेतना जो पनप रही थी, उसी की एक पराकाष्ठा जो है वो हमें कांग्रेस के रूप में मिलती है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, राजनीति में कुछ युवा वर्ग आया, उन्होंने नया संगठन बनाया, क्योंकि पुराने संगठन जो थे इस समय, इससे पहले जो बने थे वो काफ़ी दकियानुसी हो गए थे और उनसे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। जैसे हम कहें कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आपने सुना होगा, और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। क्वेश्चन पहला तो यही है। ऐसी और बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको वैसे पढ़ें कि कांग्रेस के जन्म से पहले की संस्थाएं, लेकिन हमें जो आपका पेपर का लेवल है उस हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं है। वो एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक बनता है दोस्तों। यहाँ हम समझ लेते हैं किस प्रकार से कांग्रेस का जन्म हुआ था। तो 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी तो जो थे, उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। अब मद्रास के युवा नेता जो थे, जैसे एम.वी. राघव चेरियार हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, पी. आनंद चार्लू है, इन्होंने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। तो इस प्रकार से संस्थाएं तो बन ही रही थी। 1885 तक आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म जो होना अवश्यंभावी हो गया था। तो इस प्रकार से अलग अलग संगठन तो बनते ही जा रहे थे। किसी एक ऐसे राजनीतिक संगठन की भी आवश्यकता थी जो अखिल भारतीय स्तर पर इन सभी को जोड़ करके एक बड़े अम्ब्रेला का कार्य कर सके दोस्तों। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और 1885 में दूसरे सम्मेलन की घोषणा की थी। समझिएगा इस बात को। जो इंडियन एसोसिएशन है 1883 के अंदर एक सम्मेलन हुआ और दूसरा जो सम्मेलन है उन्हें 1885 में रखा। 1885 में आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा है कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, यानी ये कार्य चल रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी कारण कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे दोस्तों, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन होना था। 1886 के अंदर क्या हुआ, इंडियन एसोसिएशन का विलय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही हो जाता है। तो देखते हैं हम कि सबका उद्देश्य एक है तो सबका साथ सबका विकास कर लो। तो यानी सारे के सारे जो संस्थाएं थी वो एक अम्ब्रेला के नीचे आनी शुरू हो जाती है और फिर मिल करके लड़ने की जो ताकत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से एकता के सूत्र में बांधने का कार्य यहाँ पर हुआ था और यही से आंदोलन का प्रारंभ होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद खां वो व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे। एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया कि ये ऑप्शन में आ जाए तो याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रखा या उससे संबंधित नहीं रहे थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य रहे लेकिन कभी भी इसके सदस्य नहीं चुने गए। अध्यक्ष लिख लीजिएगा यहाँ पे। यदि ए.ओ. ह्यूम दूसरे अंग्रेज उदारवादियों ने कांग्रेस का इस्तेमाल सुरक्षा बल के तौर पर करना चाहा तो कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में किया। अब देखिएगा, अंग्रेज उदारवादी जो थे उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया सुरक्षा वालों के लिए, तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया तड़ित चालक के रूप में। इस प्रकार से दोनों ने अपने अपने उद्देश्यों को पूरा किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। आगे जो वीडियो होगी हम उसमें कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन की चर्चा करेंगे जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा फोकस बिल्कुल प्रश्नों के ऊपर ही है, हमें वही चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। कहानियों की अच्छी बात यह है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, आनंद आता है, लेकिन बुरी बात यह है कि कहानियों में से कभी प्रश्न नहीं आते हैं।
तो कांग्रेस से संबंधित कुछ एक टिप्पणियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, और वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या 0 है। ऐसा कहने वाले कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं, और यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों? यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। तो ये कुछ एक टिप्पणियां थी जो कांग्रेस के बारे में की गई हैं। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों के विषय में डिस्कस करेंगे, कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन के विषय में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।